नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, सभी अब आने वाले आलू की फसल की तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं आज आपके लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व जिंक की बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। किसान भाइयों, इस समय जो ज़्यादातर भूमि में देखा गया है कि जिंक की कमी के लक्षण प्रतीत हो रहे हैं। तो आज हम जिंक की किस तरह से पूर्ति करें, कैसे लक्षण प्रकट होते हैं आलू की फसल में और क्यों जिंक की कमी आ रही है भूमि के अंदर, उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही कब कब हमें किस रूप में जिंक पोषक तत्व को आलू की फसल में देना चाहिए और क्या क्या इसके देने में सावधानी रखना चाहिए। अगर इन सब बातों को आप भली प्रकार जान जाएंगे, वैज्ञानिक तरीके से हम इस बात की चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपनी फसल को बहुत ही अच्छी बना पाएंगे। आपके पोटैटो की गुणवत्ता में तो वृद्धि होगी, उसके जो है साइज और उसके वजन में भी वृद्धि होगी और फसल भी निरोगी रहेगी। तो आइए चर्चा करते हैं जिंक के बारे में। तो सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, मैं आपका डॉक्टर के भारद्वाज ब्रजर कृषि फार्म से आपको हमेशा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स और आपकी फसल को रोगों से बचाने के लिए फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स के बारे में भी आपको समय समय पर जानकारी देता रहता हूं। तो जो नए किसान भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो पुराने किसान भाई हैं वो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। इसके लिए उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बात करूं जिंक की, तो जिंक जैडन तत्व होता है जो कि बहुत ही आवश्यक तत्व है। हालांकि इसकी मात्रा बहुत कम आवश्यक होती है, लेकिन कुछ फसलों में जिंक की ज़्यादा आवश्यकता होती है, कुछ फसलों में जिंक की कम जरूरत होती है, लेकिन जरूरत जरूर होती है। किसान भाइयों, जिंक की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब फसल हमारी जर्मिनेट हो गई है, निकल आई है, आलू की बात करते हैं, और भी अन्य फसलों में भी इसकी आवश्यकता होती है। हालांकि बहुतायत में जिंक का प्रयोग मिट्टी के अंदर या फसलों में, खरीफ की फसलों में करना चाहिए, यानी कि बरसात के दिनों में और गर्मी के दिनों में करना चाहिए। सर्दी के दिनों में इसका प्रयोग तो कम करना चाहिए। उसका भी एक कारण है। उसका कारण यह है कि किसान भाइयों, सर्दियों में जिंक की सक्रियता कम, टेम्परेचर कम रहती है, तो पूरी तरह से फसल को मिल नहीं पाता है। तो यदि हमने इसका पहले प्रयोग कर रखा है, गर्मी की फसल में कर रखा है या गर्मी के दिनों में कर रखा है, तो वो आने वाले समय तक भी मिट्टी के अंदर रहता है और फसल को पोषक तत्व के रूप में मिलता रहता है। इसलिए इसका प्रयोग पहले ही कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारी फसल के अंदर, आलू की फसल में विशेष करके जिंक की काफ़ी महत्व है, जिंक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और चूंकि हम मिट्टी को खाली छोड़ ही नहीं रहे और लगातार हम खेतों में फसलें उत्पादन कर रहे हैं, तो उस समय अब भौतिकवाद युग है। तमाम रासायनिक पदार्थों के, रासायनिक खाद और न्यूट्रिएंट्स के उपयोग से हम बहुत से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं और अधिक से अधिक खेती करना चाहते हैं। एक महीने के लिए भी हम खेत को खाली नहीं छोड़ना चाहते। तो ऐसे समय में काफ़ी सारी बीमारियों भी फसल के अंदर उत्पन्न होती हैं। किसी पोषक तत्व की अधिकता हो जाती है तो कहीं किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है। उसमें कारण यही है, जैसे कि प्राकृतिक खेती, जो नेचुरल एग्रीकल्चर है, प्राकृतिक खेती है, उसके अंदर पालेकर जी बताते हैं कि अगर कोई खेती या कोई फसल किसी खरपतवार को उत्पन्न कर रही है, पैदा कर रही है, उसमें वो क्या आ रहा है, तो उसका कारण है कि वो खरपतवार में उस तत्व की पूर्ति के लिए वो उगा है जिस तत्व की कमी है मिट्टी के अंदर। और हमारे बहुत सारे किसान भाई, करीब करीब 90% किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं कराते, तो उन्हें यह भी नहीं पता रहता कि हमारी मिट्टी के अंदर किस पोषक तत्व की अधिकता और किसकी कमी है। ज़्यादातर हम एक भेड़ चाल का पालन करते हैं, यानी कि पड़ोसी जो लगा रहा है या कोई भी किसान जो लगा रहा है, हम भी जो बड़े बड़े किसान हैं वो लगाते हैं, हम उनका अनुसरण करने लग जाते हैं। अब ये नहीं देखते कि उसकी फसल, मिट्टी की आवश्यकता क्या थी या उसको किस तरीके से उसने अपनी फसल में प्रयोग किया है और हम क्या कर रहे हैं। तो इस सब से बचने के लिए मैं एक संतुलित तरीका लेकर आया हूं आपके सामने। तो मैं बता दूं किसान भाई, सबसे पहले आपको, वैसे तो बेसल डोज में अगर आपने प्रयोग किया है जिंक का, तो उसमें कुछ सावधानियां हैं। जब सावधानी की बात करेंगे उस समय करेंगे। लेकिन कभी कभी हम लोग बेसल डोज में इसका प्रयोग नहीं करते, या करते हैं तो किसी कारण से फिक्स हो जाता है मिट्टी के अंदर। फिक्स होने का कारण यही है किसान भाइयों कि जिंक का प्रयोग अगर हमने बेसल डोज में किया है और डायमोनियम फास्फेट खाद, यानी कि डीएपी खाद के साथ, जिसके अंदर फास्फोरस होता है,
फास्फेट की फॉर्म में, और फास्फेट और जिंक जो है आपस में क्रिया करके जिंक फास्फेट का निर्माण कर लेते हैं। जिंक फास्फेट एक सॉलिड होता है जो घुलनशील नहीं होता और वो आसानी से फिर आयनित भी नहीं होता। और जो भी फसलें अपने पोषक तत्वों को यानी कि जो भी रासायनिक तत्व जो होते हैं इनको लेती हैं तो घुलनशील अवस्था में, आयनिक अवस्था में इनको लेती हैं, और आयनिक जब वो होगा ही नहीं तो फसल को मिलेगा ही नहीं और ऊपर से मिट्टी और खराब हो जाएगी। तो पहले तो मैं इसकी कमी के लक्षणों की बात कर लेता हूं। तो पत्तियां जो हैं छोटी छोटी आती हैं, आने वाली नई पत्तियां छोटी छोटी आती हैं, जिसको इंग्लिश में लिटिल लीफ डिजीज भी कहा जाता है, यानी कि लिटिल लीफ रोग भी कहते हैं, छोटी पत्ती रोग भी कहते हैं। हालांकि ये कोई रोग नहीं होता, ये जो लक्षण है वो जिंक की कमी का लक्षण है। पत्तियों के किनारे पर हल्के जो है भूरे रंग के धब्बे प्रारंभ होते हैं जो बाद में धीरे धीरे पीले पड़ते हुए और सफेद पड़ जाते हैं और धीरे धीरे पत्तियां मुड़ती हुई सूख जाती हैं। ये भी एक है। और इसकी जिंक की कमी से नई पत्तियों जो है ऊपर की तरफ छोटी छोटी आती हैं और धीरे धीरे करके सिकुड़ना प्रारंभ हो जाती हैं और इनका हरापन धीरे धीरे पहले भूरा होगा, फिर पीला होगा और फिर बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा और वो जो है मरने के कगार पे आ जाएंगी। तो ये जिंक की कमी के लक्षण है। पत्तियों में जब भूरापन आता है तो उस समय हमें दिखाई देगा कि इनकी जो शिराएं हैं, बीच की जो धारियां हैं वो केवल हरी दिखाई देंगी, बाकी की पत्ती का रंग जो है हरित लवक के अपघटन के कारण, यानी हरित लवक के निर्माण में जिंक सहायक है। जब हरित लवक का पूरी तरह से निर्माण नहीं होगा तो जो है पत्तियां जो है हरी रंग की से थोड़ा सा हल्का होता हुआ हरा रंग समाप्त होने की ओर चलता रहेगा। अब किसान भाइयों, हरित लवक यानी कि हरा रंग का बहुत ही बड़ा महत्व है। जितने भी पौधे हैं, जितने भी संसार के अंदर फसलें हैं, उन सब में जो भोजन बनाना वो स्वपोषी कहलाते हैं, यानी खुद अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। भोजन निर्माण में भूमि से लेते हैं खनिज लवण, सूर्य से लेते हैं प्रकाश, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, और जो है आप स्प्रे के द्वारा कुछ खनिज लवणों की पूर्ति करते हैं। इन सब से मिल करके वो भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन निर्माण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भोजन का निर्माण होता है और वो स्टोर होता है। कुछ फसलें तने के रूप में स्टोर करती हैं, कुछ फ्रूट्स के रूप में स्टोर करती हैं, यानी कि बीज वगैरह में, गेहूं में आप देखते हो बीज बनने की प्रक्रिया होती है, धान में बीज बनने की प्रक्रिया होती है, और आलू में बनते हैं ट्यूबर, यानी कि ट्यूबर एक तना है, व्हाइट रूट्स का निर्माण होता है पहले और फिर वो व्हाइट रूट धीरे धीरे फूलती जाती हैं और वो एक ट्यूबर का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया में जो है जब अच्छा भोजन बनेगा, प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से आपके ट्यूबर भी बहुत सारे बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे और उनको सुडौल बनेंगे, उनके वजन भी ज्यादा होगा। तो जिंक का इसमें अन्य पोषक तत्वों के साथ जिंक का भी बहुत महत्व है किसान भाइयों। तो सबसे पहले हम बात करें, अंकुरण से लेकर के पौधे की अंतिम अवस्था तक जिंक की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। जिंक क्लोरोफिल निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही क्लोरोफिल जब निर्माण अच्छा होगा तो कार्बोहाइड्रेट निर्माण भी अच्छा होगा, अतः कार्बोहाइड्रेट निर्माण में भी जी अच्छी भूमिका निभाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का मतलब है जो पदार्थ हम उसका प्रयोग करते हैं बाद में, चाहे खाने के रूप में करते हैं, चाहे गेहूं है, चाहे चावल है, चाहे आलू है। आलू भी जो ट्यूबर है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक संगठन है। इसके बाद प्रोटीन संश्लेषण में भी इसका, यानी प्रोटीन निर्माण में भी ये सहायक है। और स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो स्टार्च, वही कार्बोहाइड्रेट और वही स्टार्च है वो बनेगा, और स्टार्च से शुगर बनने की प्रक्रिया यानी गन्ने की खेती में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और इसके अलावा जिंक करता है पौधे की ठंड से सुरक्षा, पाला पड़ना या अधिक सर्दी पड़ना या सूखा पड़ना, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी फसल को सुदृढ़ बनाए रखने में भी जिंक बहुत सहायक है। सफ़ेद रूट के निर्माण में, जैसे कि मैंने अभी बताया, सफ़ेद रूट यानी तने का जो जिस रूट में ट्यूबर्स बाद में पनपेंगे उस रूट के भी निर्माण में जिंक सहायक है। यानी समय पर पूरी मात्रा में अगर आपके पौधे को जिंक मिला है तो बहुत सारी मात्रा में आपके ट्यूबर्स बनेंगे। और उसके बाद फुलाने फूलने के लिए इनके साथ साथ अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता भी होती है, लेकिन जिंक भी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। आलू में बोरॉन, कैल्शियम, सल्फर और उसके साथ जिंक, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो चमक भी पैदा करते हैं किसान भाइयों। उसके आलू का सुडौल बनाना, वजनदार बनाना, चमक पैदा, इन सभी तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अच्छा किसान भाइयों, अगर हम कमी के कारण पर एक बात करें, क्योंकि आप लोग कहते होंगे भाई ये आखिर हम सब कुछ दे रहे हैं फसल में, बेहतर डोज में दे रहे हैं, इधर उधर दे रहे हैं, दुकानदार ने भी बताया था, फिर भी कमी के लक्षण क्यों प्रकट हो गए? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है किसान भाइयों विभिन्न रासायनिक खादों का असंतुलित मात्रा में अंधाधुंध प्रयोग। जैसे कि मैं आपको बता दूं,
पोटेशियम और मैग्नीशियम का एक मैंने पहले भी एक वीडियो दिया हुआ है, एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। यानी जब पोटेशियम की कमी होगी तो मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाएगा, मैग्नीशियम कमी होगी तो पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह से आपस में। ऐसे ही फास्फेट और जिंक का है, जैसे कि हम लगातार हर साल 5-6 पैकेट डीएपी दे रहे हैं प्रति एकड़ के हिसाब से खेत फसलों में, तो डीएपी में फास्फोरस होता है, तो वो वहाँ के आसपास की जो जिंक है उसको के साथ क्रिया करके जिंक फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो न आपकी फसल को फास्फोरस मिला और न जिंक मिला, तो फास्फोरस की भी कमी हो जाएगी, इधर जिंक की भी कमी हो जाएगी। यानी अगर आपने फास्फोरस को ज्यादा मात्रा में दे दिया है तो निश्चित रूप से में आपकी फसल पर जिंक की कमी के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। और अगर किसान भाइयों जिंक भी ज्यादा मात्रा में दे दिया है तो जो फास्फोरस उसको पर्याप्त मिलना चाहिए था, वहां कमी के लक्षण प्रकट होंगे। तो दोनों ही जिंक और फास्फोरस की संतुलित मात्रा और अलग अलग समय पर प्रयोग करना अति आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण सावधानी है, गांठ बांध लीजिए इस चीज को। अब किसान भाइयों इसकी कारण दूसरा एक और कारण है इसकी कमी का। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत लंबे समय तक अगर मिट्टी भूमि के अंदर पानी भरा हुआ है, यानी कि अगर वो गीली रही है बहुत समय लंबे समय तक, तब भी उसके अंदर जिंक की कमी हो जाएगी किसान भाइयों। और जब जिंक की कमी हो जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाली फसल में उसके लक्षण प्रकट होंगे। तो लक्षण तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से छोटी छोटी पत्तियां उसमें हो जाती हैं। अब किसान भाइयों अब हम इसकी पूर्ति कैसे करें? सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जिंक की पूर्ति फसल के अंदर कैसे करें। तो सबसे पहले हम आते हैं कि किन किन रूपों में मार्केट के अंदर जिंक तत्व उपलब्ध है। तो मैं जिंक सल्फेट के रूप में बहुत सारे जो है अभी बहुत सारी कंपनियों के जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एक पैकेट के रूप में जिंक सल्फेट नाम से जो है जिंक का यौगिक आता है, जिंक का खाद आता है। इसमें 33% मोनोहाइड्रेट जिंक के नाम से आता है, मोनोहाइड्रेट जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट इस तरह से लिखा होता है। मोनोहाइड्रेट से मतलब है इसमें एक अणु पानी का है, यानी कि इसके अंदर पानी की मात्रा कम है, इसलिए बहुत जल्दी से आसानी से ये घुलती नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा दुकानदार अपनी दुकानों पर रखते हैं। तो जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट का प्रयोग हम बेसल डोज में करते हैं किसान भाइयों, लेकिन ध्यान रखना डीएपी के साथ इसका प्रयोग नहीं करना है, अलग अलग समय पर करना है। यानी कि आप तो आप पहली जुताई में जिंक को डाल दीजिए या पहली जुताई में डीएपी को डाल दीजिए, उसके बाद जिंक का प्रयोग कीजिए। तो ये मैंने पहले भी बता चुका हूं, आपको बार बार बताता हूं, इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हो बेसल डोज में जिंक सल्फेट, जिसमें 33% जिंक होता है और इसके अलावा इसकी आधी मात्रा करीब करीब 16.5% 16.5% सल्फर की भी पूर्ति हो जाती है इससे। यानी कि अगर हम 33% जिंक सल्फेट का प्रयोग अपनी फसल में कर रहे हैं तो दो महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की पूर्ति हो रही है, एक जिंक और दूसरा सल्फर किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं दूसरा रूप इसका। जो दूसरा रूप है किसान भाइयों वो आता है 21% जिंक सल्फेट ऑक्टाहाइड्रेट के रूप में, यानी कि यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो 8 है इसमें। ऑक्टाहाइड्रेट का मतलब है वाटर, ये ज्यादा घुलनशील है और ये तुरंत रूप से घुल जाता है, तो इसका भी हम प्रयोग करते हैं किसान भाइयों। इसका प्रयोग डीएपी के प्रयोग के बाद ज्यादातर हम घुलनशील अवस्था में या पानी के घोल के साथ भी हम इसको सिंचाई में भी चला करके प्रयोग कर सकते हैं और बेसल डोज में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। 33% की तुलना में इसमें 21% जिंक है और 11-11.5% इसके अंदर जो है सल्फर भी मिलेगा, लेकिन ये उसकी तुलना में जल्दी यूटिलाइज हो जाता है। यानी कि अगर आपने बेसल डोज में दिया है तो इसका उपयोग जल्दी ले लेंगे, पौधा कर लेगा और अपना काम करेगा। अगर उसके बाद की अवस्था में जिंक की आवश्यकता पड़ती है तो आपको उसमें स्प्रे के रूप में उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं और कौन सा रूप इसका मिलता है। तो एक और महत्वपूर्ण रूप है इसका चिलेटेड फॉर्म में, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका प्रयोग आप कभी भी किसी भी समय कैसे भी कर सकते हो। तो 39.5% चिलेटेड जिंक आता है, जेल के रूप में आता है, मैं उसको देने वाला हूं, आपको बता दूंगा। उसका प्रयोग हम पहले पानी पर यूरिया के साथ मिक्स करके अगर हम उसकी कोट चढ़ा देंगे, अगर 250 ग्राम का पैकेट आता है 250 ml का और बहुत गाढ़ा होता है, भारी होता है, वजन में करीब करीब 400 ग्राम होगा, लेकिन उसके ml में अगर मात्रा करें, आयतन में बात करें तो वो 250 ml के आसपास आता है। और वो जो है उसकी कोट चढ़ा देते हैं यूरिया के ऊपर। उसकी कोट चढ़ाने के बाद आप उसको फेंक कर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर आपकी फसल अगर ज़्यादा बड़ी हो गई है तो इसका प्रयोग फेंक कर करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन अगर छोटी छोटी पौधे हैं अभी तो वहाँ पर आप फेंक करके दे सकते हैं इसको। लेकिन ध्यान यही रखना है कि ये पत्तों पर चिपक न जाए, पत्ते पर नहीं रुक जाए। अगर आपकी ये पत्ते पर रुक गई है तो वहाँ पर ये छेद बना देगा और वहाँ से पत्ती कमजोर रह जाएगी और उस स्थान से ही फंगस अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि कोई भी रासायनिक तत्व अगर थोड़ा ज़्यादा समय तक यानी 24 से 48 घंटे रात को उसमें भी चिपका अगर वो रह गया तो वो फिर अपनी रिएक्शन प्रारंभ कर देगा। तो यहाँ पर ये सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो अगला रूप है किसान भाइयों वो स्प्रे का है, और स्प्रे में हाइड्रेटेड
जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं 5%, 3 to 5% का हम प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें जिंक सल्फेट के रूपों की तो 33% और आपको 21% दौर में मैंने आपको बता ही दिया कि 33% जिंक होगा तो 16.5% उसके अंदर सल्फर होगी और 21% जिंक होगा तो 10.5% के करीब करीब 1-2% इधर उधर हो सकता है कंपनी वाइज, वो उसमें सल्फर होगी। और इसका बुवाई में जो प्रयोग करते हैं तो मात्रा की अगर हम बात कर लें तो 5 से 6 kg प्रति एकड़ 33% जिंक का प्रयोग किया जाता है बुवाई में, और ये मोनोहाइड्रेट के रूप वाली। और अगर 21% है ऑक्टाहाइड्रेट तो इसका प्रयोग किया जाता है 10 kg प्रति एकड़ बुवाई में। तो ये मात्रा है, ये मैक्सिमम है, इस तरह आप प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाई अगर बाद में स्प्रे में भी एक बार प्रयोग करते हैं तो यहाँ इसकी आधी मात्रा ले लें और आधी 40 दिन के आसपास स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं। ये बेहतर तरीका रहता है। लेकिन स्प्रे में आजकल जो है लेबर का खर्चा बहुत बढ़ रहा है तो किसान भाई चाहते हैं भाई एक बार में ही इसकी पूर्ति हो जाए। लेकिन यहाँ सावधानी ये रखनी है, कहीं डीएपी के साथ रिएक्शन हो गई आपकी तो ये हानिकारक भी साबित हो सकती है। तो सही तरीका तो यही होता है कि आधी यहां पर प्रयोग करें और आधी स्प्रे में प्रयोग करें तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, चिलेटेड ले लेंगे 39.5% वाली और यूरिया के साथ कोट करके उसको फेंक करके दे सकते हैं। सावधानी दोनों ही जगह रखनी है, लेकिन दोनों जगह अलग अलग सावधानी रखनी है। बुवाई में दे रहे हैं तो यूरिया के डीएपी के साथ नहीं मिल जाए, यानी फास्फोरस के साथ नहीं मिल जाए, ये सावधानी रखनी है। छिड़काव विधि से दे रहे हैं तो पौधे पर न चिपक जाए, ये सावधानी रखनी है। मैं आशा करता हूं आप भली प्रकार समझ गए होंगे। लेकिन जो किसान भाई वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ा के देखते हैं वो फिर से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरे चैनल पर उन्हीं प्रश्नों का दोबारा से लिख देते हैं जिनके मैं पूरी अच्छी जोर दे करके जिनका मैं जवाब दे रहा हूं उन्हीं को फिर से पूछ रहे हैं। तो या तो आप वीडियो नहीं देख रहे या आप मुझे परेशान करना चाहते हो। भाई साहब मेरे पास भी समय की शॉर्टेज है, मैं आपके लिए इतना समय निकाल रहा हूं, तो आप कृपया करके वीडियो जरूर देख लें। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे ये सारी जानकारियां तथ्य परक है, वैज्ञानिक आधार पर है, कोई भी तुक्केबाजी नहीं है और अनुभव मेरा इसके साथ जुड़ा है क्योंकि मैं भी आलू किसान ही हूं। तो अनुभव और आपका जो प्रायोगिक तरीका और वैज्ञानिक पद्धति सब मिला करके जो आपको निचोड़ मिल रहा है वो निश्चित रूप से बेहतरीन है किसान भाइयों। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो और हम भी अलग अलग तरीके से हर समय थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करते रहते हैं और उस प्रैक्टिकल प्रयोगशाला हमने बना रखी है और उसके आधार पर हमारी छत पर भी पौधे लगे हुए हैं किसान भाइयों। तो हम यहाँ पर भी प्रयोग करते रहते हैं। और कोई किसान भाई ह्यूमिक एसिड के बारे में भी कमेंट कर रहे थे, वो शायद हो सकता है स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा और आपको अभी पढ़ने की आवश्यकता है। ह्यूमिक एसिड कैसे बनता है, क्या बनता है, हमने गार्डनिंग के रूप में घर पे ही बना रखा है। बहुत सारे हमने खुद भी ह्यूमिक एसिड का निर्माण किया है। तो ऐसा नहीं है कि 50, 40 या 100, 200, 1000, 500 परसों बाद ह्यूमिक एसिड बनता हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने कमेंट किया था। थोड़ा सा आप अभी ह्यूमिक एसिड के बारे में और पढ़िए। अच्छा है आप कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब किसान भाइयों आगे हम बात करते हैं पत्तियों के ऊपर। इसके अलावा कुछ ऐसे लक्षण भी हैं कि जिनमें पत्तियां कभी कभी बहुत ज्यादा ऊपर मुड़ने लगती हैं। तो हल्की सी मुड़ती हैं तो जिंक की कमी होती है, लेकिन ज्यादा मुड़ने लगती है तो बोरोन की कमी होती है किसान भाइयों। तो वहां पर आपको बोरोन को अलग अलग स्प्रे में हम दिलवाते हैं। तो वो भी जो है घुलनशील बोरोन का स्प्रे करते हैं, 1-2 बार स्प्रे करते हैं तो ये समस्या भी आपकी जो है खत्म हो जाती है। इसके अलावा किसान भाइयों इसमें सल्फर की भी कमी के कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। वहां पर भी सफेद दाग, जैसे कि जिंक में मैंने बताया, तो सल्फर की कमी से भी सफेद धब्बे आ सकते हैं और नाइट्रोजन की कमी से भी सब पीले धब्बे से आते हैं करीब निचली पत्तियों पर। तो नाइट्रोजन की कमी का प्रयोग तो यूरिया से उसकी पूर्ति हो जाती है। सल्फर आप इसमें अगर 33% जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं तो उससे भी सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। अलग से भी सल्फर यूरिया के साथ हम फेंक करके देते हैं। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पानी के साथ घोल कर भी चला सकते हैं। इस तरह से इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाइयों मैं ये बताना चाहता हूं किसके साथ इसको मिला करके फेंक सकते हैं जिंक सल्फेट को। तो यूरिया, सागरिका, धनजाइम गोल्ड, बायोवीटा, ह्यूमिक एसिड, इन सब के साथ मिला करके खेत में दिया जा सकता है। किसके साथ नहीं दिया जा सकता? जिन खादों में फास्फोरस तत्व है, पी तत्व है, चाहे वो फास्फेट की फॉर्म में हो चाहे डाई अमोनियम फास्फेट की फॉर्म में हो, उसके साथ इसको मिला करके नहीं देना है आपको किसान भाइयों। नाइट्रेट के साथ भी मिला करके इसको नहीं देना है, जिसमें एनपीके 1261 आ गया, एनपीके 05234 आ गया और 2020-013 आ गया, उसके साथ भी आपको इसको मिला के नहीं देना है। इन बातों पर नहीं जाना है कि इन कॉम्बिनेशन खादों में भी तो वो सब चीजें हैं, उनको अलग मेथड से कंपनियों में, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में अलग विधि से मिलाया गया है। उस बात पर आप न जाएं। आपको प्रयोग नहीं करना है, आपको उपयोग करना है खेतों में। तो आप यहां पर जाएं
आपका प्रश्न है तो उसका भी जवाब है, लेकिन वो अलग मैं बता तो रहा हूं कि वो बड़े बड़े करोड़ों की मशीनें होती हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, वहां पर बड़ी सावधानी से चीज़ों को कोइट किया जाता है, तो वो अलग मेथड है। तो उस पर न जाए कि इस खाद में तो ये मिश्र है तो हम क्यों नहीं मिला सकते, आप नहीं मिला सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत सारे हम स्प्रे करने के लिए तत्वों को बहुत सारे फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बायोन्यूट्रेंट सबको मिला के देते हैं। ये विधि गलत है किसान भाइयों, इसकी भी जांच करके ही स्प्रे करना चाहिए। बहुत सारे वीडियो में मैंने ये बताया गया है कब किसके साथ किसको मिला करके क्यों नहीं देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों सावधानी रखनी तो यही है कि आप फास्फोरस तत्व के साथ इसको कैसे भी न दें। जिंक फास्फेट एक पत्थरनुमा अघुलनशील पदार्थ बन जाता है जो कि जिंक और फास्फोरस के आपस में क्रिया करने से बनता है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। ठंड की बात मैंने आपको बता दी कि ठंड के दिनों में इसकी सक्रियता कम हो जाती है जिंक की, इसलिए ठंड के दिनों में इसका प्रयोग थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना चाहिए या बचना चाहिए। इससे पहले अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी यदि कमी के लक्षण प्रकट होते हैं तो करना आपकी मजबूरी है इसका प्रयोग। वहां पर आप इसका 0.5% घोल स्प्रे के रूप में प्रयोग करेंगे, यानी कि 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में 33% जिंक हाइड्रेटेड, ऑक्टाहाइड्रेट लें या मोनोहाइड्रेट लें, कोई दिक्कत नहीं, घुलनशील जिंक को लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा लिक्विड जिंक भी आती है, उसका भी प्रयोग स्प्रे में किया जा सकता है। तो आप समझ लीजिए। अब हम किसान भाइयों स्प्रे में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का भी इस बार प्रयोग करेंगे। तो आप कहेंगे उनके साथ मिला के करें कि नहीं करें, तो बिल्कुल भी उनके साथ मिलाकर नहीं करें। नैनो टेक्नोलॉजी एक अलग है। नैनो जो जितने भी नैनो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मतलब है 10⁻⁹, यानी कि बहुत सूक्ष्म मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी रिएक्टिविटी पावर बढ़ जाती है। वो इतने छोटे हैं कि पत्तियों के सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा पौधे के अंदर चले जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इसके साथ रिएक्शन भी हो सकती है। तो वहां पर अभी इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, तो मैं अनुभव के आधार पर आपको नहीं बता सकता। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी जो जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो एक अलग टेक्नोलॉजी है, और उसमें आप नैनो यौगिकों के साथ, चाहे नैनो डीएपी हो, चाहे नैनो यूरिया हो, चाहे अन्य कुछ हो, उसमें अन्य तत्वों का मिश्रण कभी भी हानिकारक हो सकता है। तो वहां आपको सावधानी रहनी है। थोड़ा सा आपका लोभ आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, तो यहां पर नैनो के साथ कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों वैसे तो ज्यादातर बातें हो गई हैं, अगर फिर भी कुछ आपका रह गया हो तो आप बाद में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा आपके सारे कमेंट्स का जवाब देना। यूरिया को अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं अपनी फसल पर तो 4 ml प्रति लीटर नैनो यूरिया का स्प्रे होता है और 3 से 5 ml प्रति लीटर नैनो डीएपी का स्प्रे होता है। बहुत सारे किसान भाइयों के क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने ये बताया आपको। आशा है जिंक के बारे में और नैनो डीएपी, नैनो यूरिया के स्प्रे के बारे में और अन्य तत्वों के बारे में आपकी जो क्वेश्चंस थे आपके दिमाग में, जो आपकी वो सब पूर्ति हो गई होगी। जो जितनी भी आपकी जिज्ञासाएं वो शांत हो गई होंगी। फिर भी है मैंने आपको जैसा कहा है आपकी सेवा में हाजिर है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।